तो मोशन को अगर हम स्टार्ट करें, पहले एक्टिविटी बेस्ड है सारा, तो कुछ टर्म है इसके अंदर। मोशन हो गया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हम इसके पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन द साइंस, जो साइंस में हम यूज़ करते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं आपकी स्पीड होती है, आपकी वेलोसिटी होती है, आपकी डिस्टेंस होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, फोर्स होता है, एक्सीलरेशन होता है, मास होता है, वेट होता है, वर्क होता है, एनर्जी है, और भी कई से टेम्परेचर है, प्रेशर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल क्वांटिटी हम साइंस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक होती है डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी होती है नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। इस डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी को नाम देते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, और नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी को नाम देते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which has direction as well as magnitude। मैंने ये चैप्टर ना पहले लिखा रखा है, इसलिए आप समझने की कोशिश करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। लिखने वाला वही है सेम, जो इतना मैंने पहले पीछे थ्योरी लिखाई है ना, थ्योरी उससे ज़्यादा नहीं है, बस आप समझ लो कि थोड़ी सी एक्टिविटी दे रखी है, थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा है, बस वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, जहाँ लिखना होगा बता दूंगा तुम्हें, लेकिन जो मैंने पीछे लिखाया हुआ है ना, उससे ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी, कंफर्म है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, एग्जैक्ट वही की वही थ्योरी है आपकी, समझ रहे हो। मेन क्या है इसके अंदर कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जो हमने इक्वेशंस लिखाई थी उस पर बेस्ड है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे और टेक्निकल क्वेश्चन पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा तुम लोगों को। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि बैक क्वेश्चन है इसके बड़े, मतलब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है उसके, वो क्वेश्चन भी हम सारे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है इसके अंदर, ग्राफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, बता दूँ मैं आपको यहाँ पर मेन ग्राफिकल क्वेश्चन है इसके, तो ग्राफ के थ्रू कौन से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो भी ध्यान देंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है दैट क्वांटिटी विच हैज़ द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ रहे हो। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 10, 20, 30, 40 जो हम लिखते हैं वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो 10 हमने लिया है वो किधर लिया है, साउथ में लिया है, नॉर्थ में की लिया है, ठीक है ना। अगर इस तरह से मेंशन कर रखा है स्ट्रेट जा रही है या जिग जैग पाथ में जा रही है, स्ट्रेट जा रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्वांटिटी होगी, जिग जैग पाथ में जा रही है तो इसका मतलब कौन सी होगी, वो नॉन डायरेक्शन क्वांटिटी होगी, समझ रहे हो। चाहे भले एक ही चीज़ है, अब मान लो जैसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होती हैं, मोशन होती हैं, लेकिन दोनों के टर्म में क्या फ़र्क है कि वेलोसिटी आपका डायरेक्शनल मोशन है और स्पीड क्या है आपकी नॉन डायरेक्शनल मोशन, ये फ़र्क है। टर्म वही है मोशन का, लेकिन डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन के हिसाब से इन दोनों क्वांटिटी को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका दोनों ही क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, दोनों ही क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है,
ये डिस्टेंस जो है नॉन डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ है। समझ रहे? मास और वेट वही हम मान लो मेजरिंग है, क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं कि कितना भारी है कोई चीज़, लेकिन मास क्या है आपका, नॉन डायरेक्शनल वेट है, मतलब नॉन डायरेक्शनल है ये, और ये डायरेक्शनल वेट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम एक ही करती हैं, लेकिन उनको बांट दिया फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है ना? तो वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इसमें कौन कौन सी बताई, जैसे आपका वेलोसिटी है, ये आपकी डायरेक्शनल मोशन है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ रहे हो? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ ऑफ द पाथ है, डायरेक्शन में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मेजर करेंगे, ये मान के चलो आप तो इस वाले लेंथ और पाथ को, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका, हाँ डायरेक्शनल, स्ट्रेट लाइन वाला है, इसका मतलब ये डायरेक्शनल आपका लेंथ ऑफ द पाथ है। ठीक है? आपके बिल्कुल ढंग से समझाऊंगा, ध्यान रखना, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पीछे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए सारा कुछ समझा रहा हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल आपको पकड़ हो जाए, ढंग की वाली पकड़ हो जाए, जिससे कि स्कूल में अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दो आप। ठीक है ना? क्योंकि मेन आपकी फिजिक्स ही समझने वाली है, केमिस्ट्री और बायो तो रटने वाली है वो ज़्यादातर। केमिस्ट्री तब भी थोड़ा बहुत समझने वाली है, थोड़ी बहुत आगे चैप्टर में, लेकिन बायो तो पूरी क्या है आपकी, रटने वाली है ज़्यादातर। और फिजिक्स बिना समझे आपको समझ में आएगी नहीं, आपको ये समझ नहीं पड़ेगा आपको कंसेप्ट। तो नॉन डायरेक्शनल चीज़ें कौन सी होंगी, कौन फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन। मतलब इससे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, हम ये देखेंगे इसका मास कितना है। ठीक है ना? हमें ये नहीं मतलब है कि किधर डायरेक्शन में, इससे मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे कि उसका लेंथ ऑफ द पाथ कितनी है, चाहे वो टेढ़े मेढ़े करके गए हो, जैसे मर्जी गए हो। हमें देखेंगे उसकी स्पीड, जिग जैग पाथ पे जब होती है तो क्या मानी जाती है, स्पीड मोशन है, लेकिन स्पीड कौन सी आपकी, नॉन डायरेक्शनल मोशन है। समझ रहे हो? हम देखेंगे आपके अंदर एनर्जी कितनी भरी हुई है, इससे मतलब नहीं है किस डायरेक्शन में एनर्जी है आपसे। तो ये जो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 10, 20, 30, 40, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, आपका डिस्टेंस हो गया, आपका मास हो गया, आपका एनर्जी हो गया, आपका स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी क्या माने जाते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी बता दूँ आपको, जो अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम फोर्स इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जिधर हम मान लो पुश करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करेंगे ना, तो वो आपको जो पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला पुशिंग होगा वो आपका क्या माना जाएगा, फोर्स माना जाएगा। ठीक है? जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में अंदर होगी। तो ये हम अगली वाले उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं थोड़ा लेंथ ऑफ द पाथ के बारे में पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द पाथ कौन सा है, जैसे मैंने अभी डायरेक्शनल लेंथ बताई, आपकी नॉन डायरेक्शनल लेंथ बताई। ये डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल लेंथ में कौन से है, आपका ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, ये दो चीज़ें हैं आपकी। समझ रहे? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है कि ये क्या होता है, डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जी कितनी टोटल लेंथ क्या है, वो आपका क्या मानी जाएगी, आपकी डिस्टेंस मानी जाएगी। और ये भी ध्यान रखना फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंट याद रखने, एक रेफरेंस होता है कि डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट तो क्या मानेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और जहाँ पर हमारी जर्नी एंड होती है वहाँ पर उसको डेस्टिनेशन पॉइंट मानेंगे। समझ रहे हो? तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट in any of the direction is called distance. Length covered by body, actual path मतलब एक्चुअल में कितना लेंथ कवर की। समझ रहे हो? अब एक पता है डिस्प्लेसमेंट की पहले डेफिनेशन देता हूँ, उसके बाद में एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कैसे है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पार्ट कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। समझ रहे हो? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, हाँ, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
मतलब अगर हम मान लो इनिशियल और फाइनल को हम ज्वाइन कर देंगे तो वो वन डायरेक्शन ही बन जाएगी, ठीक है। वो क्या माना जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाती है। एक क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, ग्राफ का दे रखा है, वैसे एसटी ग्राफ है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है। एनसीईआरटी लाए हो, साइंस की निकालो। और एक आपकी ऐसे है, ऐसे, ये ए है, ये शायद बी है, ठीक है। तुम नहीं लेके आई, एनसीईआरटी कंपलसरी है अभी लाना, तुम ही नहीं लाई। सर है तो सही फोन में। फ़ोन से मतलब नहीं है, फिजिकल बुक लेके आया करो। सर कहाँ भी क्या है स्कूल में, क्या करूँ? यहाँ तो लेके आया करो ना, यहाँ लेके आया करो फिजिकल, फ़ोन से नहीं काम चलता। ये देखो क्वेश्चन, ये पेज नंबर 69 पर है और छठा क्वेश्चन है, नहीं छठा नहीं, 7वां क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, कैसे निकालते हैं हम कि, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें ये बताया ना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस के पे क्या लिखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं और इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब आपको एक बात देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्राफ बना रखा है ऐसा, ये जो दे रखा है, समझ रहे हो। इसमें लिखा है कि ग्राफ इन फिगर दिस शो द चेंज इन पोजीशन विद टाइम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ए एंड बी, पोजीशन चेंज मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो चेंज इन पोजीशन का ग्राफ है। ये लिखा हुआ है कि मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, 0 से लेके 10 सेकेंड। मतलब ये आपका 0 है और ये यहाँ पर आ गया आपका, जैसे इसे मान के चलो, ये आपका 10 सेकेंड है, यहाँ पर टाइम, ये ए है और ये बी है, ऐसे दे रखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, सिंस दे हैव अ सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बताओ क्या एवरेज वेलोसिटी दोनों की सेम होगी? क्यों? ना, 0 to 10 सेकेंड है। आप ये देखो ना, ग्राफ के थ्रू समझो आप चीज़ों को, यही तो क्वेश्चन में दे रखे हैं यहाँ पर। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इसने यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ने इतनी डिस्टेंस कवर किया। क्यों? तो हम तो ये देखेंगे इनिशियल और फाइनल का बीच के लेंथ कितनी है, समझ रहे? तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ने इतनी लेंथ कवर की और दोनों का सेम टाइम है, 10 सेकंड में कवर की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की सेम होगी। समझ रहे हो? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की सेम होगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट इज सेम। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है? सेम, और टाइम सेम। ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा पॉइंट देखो, एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर द इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये गलत है, क्योंकि एवरेज स्पीड तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ करके निकाली जाती है ना, और यहाँ पर लेंथ ऑफ द पाथ किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। जिग जैग पाथ पे जा रही है वो,
पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो दोनों की स्पीड तो सेम नहीं हो सकती। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना। तीसरा, एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड, टाइम इंटरवल इज लोअर देन that of the B since it cover a shorter distance than B in 10 सेकेंड। ये सही है। कैसे? इसने कवर की यहाँ तक डिस्टेंस ए ने और डी ने, क्योंकि लेंथ इसकी यही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये समझो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 10 है या 20 मान लो, समझ रहे हो? और इसकी क्या है? इसकी ज़्यादा हो सकती है। पहले इतनी कवर की, फिर इतनी कवर की, फिर इतनी कवर की, तो लेंथ आपकी अलग अलग हो गई। लेंथ ज़्यादा हो गई, लेंथ ज़्यादा हो गई तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही होता है ना, स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड कम आएगी, कोई लेंथ कम है, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ए विल बी लोअर देन दैट ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बी इन द सेम टाइम। सर इसका रीजन है वो कि वो स्ट्रेट लाइन जा रही है। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन में इसलिए वो जा रही है, ये जिग जैग पाथ है इसका, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती, ये आपका हट जाएगा। अब देखो, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्योंकि अब हम ना टॉपिक के हिसाब से पीछे के क्वेश्चन भी कराते जाएंगे अब हम, ठीक है। इसीलिए मैं चैप्टर करा रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक कराया हुआ है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, आगे आपको समझ में आ गया दोनों को, सबको। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं? इसमें लिखा हुआ है कि माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम अ होम विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्टेट रोड। समझ रहे? मतलब ये होम वेंट टू अ शॉप, 250 मीटर की डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है On a reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. समझ रहे? तो he came home to take it, went to the shop again, bought the provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him, and what is the displacement from home? समझ रहे? तो आप लोग बताओ कितने चक्कर लगाए उसने? ना, 2। वैसे तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ से वापस, पहले शॉप, फिर वापस, फिर शॉप, फिर वापस। पहले शॉप पहुँच गई 250 मीटर, फिर वापस बैग लेने आए, फिर शॉप पहुँचे, मेडिसिन ली, फिर वापस। तो डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 250 मीटर। आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल 250 इंटू 4 1000, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि जहाँ था वहीं वापस आ गया, इनिशियल पॉइंट भी वहीं हो गया, फाइनल पॉइंट भी वहीं हो गया उसका, तो क्या माना जाएगा? 0। बस। सर अगर वो वापस शॉप पे जाते तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? तो 250 होता, ठीक है। हमें तो वापस घर पे आ गया ना, उस समय पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, ही सही। क्या लिखा हुआ?
स्टूडेंट रन्स फ्रॉम अ ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर, तो हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हटा दो ये बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर ये हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कितने कितने मीटर का है? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर लिखा है। चौथी मंजिल तक जाता है, 4th फ्लोर तक, समझ रहे हो? माई फादर वेंट टू स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक and then came down to their classroom on the 2nd floor। सेकंड फ्लोर वापस आ जाता है। तो बताओ, इफ हाइट ऑफ द ईच फ्लोर इज 3 मीटर, फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितनी होगी? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? 3 × 4 12 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस पूछी है ना फिलहाल, तो सिर्फ ऊपर जाने की। हाँ, तो 4th फ्लोर तक 3 3 3 3 ना, ग्राउंड से 4th है। पाँच बनेंगे। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ग्राउंड भी तो मानेंगे ना। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, क्यों होगी? सर 4 फर्स्ट 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तो फ्लोर पे ऊपर थोड़ा ही जाएगा, यहाँ जाएगा ना सर। तब भी तो ग्राउंड से तो जा रहे हैं ना भाई। 3 मीटर यहाँ से ग्राउंड पे कवर की, हाँ, 3 मीटर यहाँ कवर की, फर्स्ट फ्लोर, 3 मीटर यहाँ कवर की, सेकंड फ्लोर, 3 मीटर यहाँ कवर की, थर्ड फ्लोर। यहाँ पहुँच गया 4th पे। सर तो फोर्थ पे चढ़ेगा ना? 4th पे चढ़ेगा तो वो 3 मीटर ले तो लिए। सर वो तो थर्ड के लिए भी देना ना, तो थर्ड पे चल रहा है। 4th फ्लोर पे गया है ना वो, टेरेस पे थोड़ी गया है। देखो ग्राउंड फ्लोर ये रहा, ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल उसी पर होगा, वहाँ से तो कुछ चढ़ना नहीं है उसे। हाँ, वहाँ से चढ़- फर्स्ट फ्लोर तक कितने मीटर कवर की? 3 सेकंड फ्लोर तक 3 6 मीटर, थर्ड फ्लोर तक 3 9 कितनी हो गई? 9। 4th फ्लोर तक 12। फिर ठीक है, 12 मीटर ही होगी। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर आ जाता ऊपर से। माइनस। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछा हुआ है। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका? 6 मीटर, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था। ठीक है, अगर कोई बॉडी मैरी गो राउंड में जाती है, मैरी गो राउंड का मतलब बिल्कुल गोल गोल जाती है, तो बताओ उस समय पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम?
2 पाई आर, क्योंकि अगर बाई चांस बिल्कुल सर्कुलर राउंड में जाती है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये जो पाथ है ना, ये आपकी क्या मानी जाएगी, डिस्टेंस मानी जाएगी। तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी, 0। हाँ, और अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी पाई। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दो चीज़ राउंड वाले में, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा है एनसीईआरटी तुम्हारे उसमें, क्या नाम है इसके अंदर, नई वाली बुक में। तो हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैडम जब वो बनाती है ना पेपर तो उसको पिछली चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हाँ ये चीज़ होती है, तो पिछली चीज़ों को भी पकड़ लेती हैं। अब उसके बाद आते हैं हम स्पीड पर। स्पीड पर, स्पीड क्या है, एक इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, देखो एक्टिविटी 4.1 है, एक एक्टिविटी 4.1, पेज नंबर है आपका 51 पर। एक बॉल है और बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंकी गई है, यहाँ से ओ से लेके ए तक, ठीक है। और लिखा हुआ है इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल बी, अच्छा बी तक पहुँचती है, देन फॉल्स बैक टू ओ, कैन दिस बी कंसिडर्ड अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मान के चलो ये बी पॉइंट है और इस तरीके से इसकी डिस्टेंस को मेजर किया है, यहाँ से फिर वापस आती है ऐसे, ये कितना कितना है, ये कौन सा पॉइंट है ये भी दे रखा है इसके अंदर, वो पॉइंट है ये, उसके बाद है 20, 40, 60, 80 और 100, 120 और 140, ऐसे जाते हैं। ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट दे रखा है इसमें, इस तरह से। अब लिखा है इसके अंदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम ए, इट मूव अप स्ट्रेट लाइन टिल बी, देन फॉल बैक टू ओ, कैन दिस कंसिडर्ड अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नो, क्योंकि ओ से बी तक तो स्ट्रेट लाइन है और बी से ओ तक भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि इट चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट बी। कहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया इसने, बी पॉइंट। जब भी डायरेक्शन चेंज होगी ना, वो मोशन फिर स्ट्रेट लाइन वाली नहीं हो। हाँ, सिर्फ अगर बी से ए तक ओ तक पहुँची जाती ना, या यहाँ तक या यहाँ तक कहीं तक पहुँची जाती है, स्ट्रेट लाइन वाली मानी जाती है, ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, ठीक है। हाँ, इसलिए नीचे की साइड आती फिर, हाँ फिर नीचे आ रही, 2 बार हो गई इसकी, ठीक है।
अब इसमें एक और क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, सीरियल नंबर, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये है आपके 3 कॉलम हैं ये आपका पोजीशन है, ये आपका टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम O टिल दैट पोजीशन, O टू दैट पोजीशन जहाँ हम पूछेंगे। डिस्प्लेसमेंट है फिर ये फ्रॉम O टू दैट पोजीशन। ठीक है, पहले O था, फिर A था, फिर B था, फिर C था, फिर D था। 1 2 3 4 5। देखो कैसे करेंगे। तो अब क्वेश्चन है, हमें जैसे लिखा हुआ है पहले केस में, ए पर 0 पर तो 0 ही डिस्टेंस है, ये 0 डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ए पर कितना है आपका 40, ये क्या हो गया आपका 40 मीटर, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बी पॉइंट पे कितना है 140, बी पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस है 140। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बताओ सी पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस कितनी होगी, 180 कितनी गई, कितनी वापस आ गई यहाँ से यहाँ तक 40 और 140 180 हो गई। ठीक है ना, तो सी पॉइंट पर डिस्टेंस आएगी 140 प्लस 40 कितनी हो गई 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्या होगी 80 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड किस लिए लिया हमने, क्योंकि हमें ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं। मार गया स्लिप। ये दिक्कत करेगा। डी पॉइंट कौन सा है, ये शायद ये है मुझे लग रहा है, हैं? जी हाँ, ये 40 और 60। हाँ, तो कितना हो गया ये डी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी हो गई 140 प्लस ऊपर से नीचे 65 है, कितनी है ऊपर से नीचे तक 50, कितना हो गया 190 मीटर। 10 मीटर ही कवर किया उसने सी पॉइंट से, ज़्यादा है ना। यहाँ तक देखो ना, यहाँ तक कितनी है ये वाली डिस्टेंस, 50 माइनस कर दो ना 140 में से, हैं तो 90 होगी ना प्लस में। ठीक है, ये 50 मीटर माइनस कर दो 140 और 140 में से,
280 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 230 आएगी है, 230 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 50 मीटर आएगा। इन अपर पार्ट आएगा। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? अच्छा एक और देखो, इसमें और कुछ भी लिखा है? कौन सा? टेबल के नीचे। हाँ वही देख रहे हैं। इसमें देखो, द डाटा फील्ड इन द टेबल, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इट इज नेवर जीरो, फॉल्स हो सकता है। जीरो बिल्कुल हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। कैन बी। हम्म नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम है। इट्स मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। सही है। इट्स मैग्नीट्यूड लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑल केसेस। फॉल्स है, इक्वल भी तो हो सकता है। ठीक है ना? अब इसके बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है? द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बताया था ना कि अगर कोई बॉडी टुकड़ों में चलती है अलग अलग स्पीड से, तो हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम इंटरवल, टाइम टेकन। हाँ एक ही बात। ठीक है। जैसे अगर मैं टेबल में ये कहूँ तो मैं ये 3 पॉइंट है और यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड। ठीक है। और फिर आपको ये कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालो इसकी। देखना हवा आ रही ठंडी। टोटल टाइम कितना होगा? फाइव अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 5/8। एलसीएम लो 8, 4 to the 8, 10 प्लस 16 कितना हो गया? 26 31 हो गया क्या? अपॉन में 8 आवर्स। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? कितनी? 200 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी आपकी? कितनी? 200 डिवाइडेड बाई
31 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइम ब्रेक मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग स्पीड दे रखी हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आ रही है, ठंडी नहीं आई अभी। एक और न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल 4.1। कंसीडर द टू पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट एंड अदर डिस्टेंस कवर एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स। योजन क्या होता है कि यूनिट होती है डिस्टेंस की। वन ट्रेवल 9 योजन पर डे, अनदर ट्रेवल 5 योजन पर डे। तो कैन यू डिटरमिन हाउ मैनी डेज दे विल मीट ईच अदर। कर सकते हो उसे 4.1। एक ट्रैवल करता है 9 यूजन पर डे एंड अदर ट्रैवल 5 यूजन पर डे। कैन यू डिटरमिन हाउ मैनी डेज दे विल मीट ईच अदर। भाई एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। इसने 9 कवर की, इसने कितनी 5 है 4 है, देखो 5 योजन कवर की। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ पोस्टमैन है, द कौन है इन 1 डे। 9 + 5 कितना हो गया 13, 14 योजन। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी है 210 योजन। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, टोटल 210 है, कितना हो गया 210 डिवाइडेड बाई 14, तो कितने दिन आ गए 15 दिन आ गए। 15 डेज में दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके देखो 53 पेज पर नीचे, पॉज एंड पॉन्डर। तुम इधर आ जाओ। इसको मत करो, पॉज एंड पॉन्डर वाले को किधर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक 200 किलोमीटर तक आ गया वो। फिर उसके बाद साउथ मतलब नीचे ही आता है, कितने किलोमीटर 200 किलोमीटर ही आता है। तो ये मतलब गया इधर और यहाँ से फिर वापस आ गया 200 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी 200 + 400 किलोमीटर। और क्या है, टाइम कितना है, टोटल टाइम
दोनों का पहले का कितना है 5 आवर्स, 80 ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस 400। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, यूनिट लिखना कंपलसरी है और फॉर्मूला डालना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। वहाँ पर डायरेक्ट कोशिश मत करना किसी भी हालत में करने की, ठीक है। यूनिट आप लिखोगे और फिर फॉर्मूला भी डालोगे, तब आप नीचे क्वेश्चन करोगे इसको। उसके बाद पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, सॉरी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे हम। तो कितना हो जाएगा आपका 0। पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है ना। उसके बाद है फिफ्थ वाला भी है दे रखा है इसके अंदर कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है तो उस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा इफ़ दे आर ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज 0 वाइल एवरेज स्पीड इज नॉट 0। इसी केस में हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस एंड कम बैक ऑन द सेम पोजीशन, कुछ डिस्टेंस कवर करे और फिर दोबारा इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एवरेज डिस्टेंस 0 नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अगर आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड और वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिस्टेंस आ जाए या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाए, तो आपका क्या लिखोगे, तो एक तो वही डेफिनेशन आ जाएगी। एवरेज स्पीड में लिखोगे इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या आ जाएगा, इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड में दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, इट कैन नॉट बी 0, और एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा, इट कैन बी 0। तीसरा पॉइंट, एवरेज स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक पॉइंट और डाल सकते हो, डालना चाहो तो, कि एवरेज स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी माइनस में हो सकती है। जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डिफरेंस के पॉइंट थे ना, वही सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। सेम बिल्कुल वही पॉइंट है। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा, कौन सा आएगा, एक्सीलरेशन वाला। एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, अभी तुम्हारा इसमें ग्राफ के थ्रू हम बाद में बताएंगे, सारे ग्राफ कराएंगे कि आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या होगा। मेन वो ग्राफ समझा रखे हैं, सारा चैप्टर ग्राफ के अंदर इतनी मोटी बुक बना रखी है। अदरवाइज ये लास्ट टॉपिक है इसका, बस एक्सेलेरेशन वाला, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे इसमें, ग्राफिकल मेथड वाले और वैसे भी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन।
क्या फॉर्मूला होगा एक्सीलरेशन का? चेंज इन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं? ए से। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी आपकी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? और इनिशियल को डिवाइड बाय टी। ये आपका क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन निकल जाती है किसकी? एक्सीलरेशन। ठीक है, वो चेंज इन टाइम लिखा हुआ है ना। जैसे मान लो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी u थी, यहाँ पर उसकी क्या हो गई? v हो गई। इस समय पर टाइम t1 था, यहाँ पर टाइम क्या हो गया? t2 हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे हम? t2 माइनस t1, इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो जैसे 10 सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी मान लो कुछ थी, और फिर 20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई। तो जिस समय पर वेलोसिटी चेंज हुई है और उसके बाद जो चेंज हुई है उसके टाइम इंटरवल को हम लेंगे फिर उसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब चल गया, अब चल गया। ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, ये कुछ एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ अ कार जनरली स्पेसिफाइड एज अ टाइम टेकन बाय कार टू गो फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर। लुक एट द ऑन द टाइम इंटरवल टाइम, फाइंड दिस टाइम वेरियस कार एंड रिकॉर्ड दोज टेबल इन 4 पॉइंट। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे आप स्कूटी पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो कुछ समय बाद आपकी स्पीड चेंज हुई, तो कितने सेकंड में पर मीटर के हिसाब से कितनी चेंज हुई वो आपको निकालने के लिए दे रखा है। आप प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हो इसे। लेकिन आगे क्वेश्चन है 4.3 एग्जाम्पल में, यहाँ पर है क्वेश्चन। बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ध्यान दो, पहले ये बिल्कुल ऐसे हैं सेम, ऐसे देखो, एक लॉन्ग हाईवे, ये आपका मान लेते हैं कुछ टाइम था t1, ये t2 टाइम, ये t3 टाइम, ये t4 टाइम। लॉन्ग हाईवे है, तो इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है उसकी? बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वे विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी थी यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? और उसके बाद लिखा हुआ है ड्राइवर प्रेस द एक्सीलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल फॉर 10 सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ अ बस इंक्रीज 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर 10 सेकंड के लिए वो क्या नाम है, ड्राइवर इंक्रीज़ करता है एक्सीलेटर को, और ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी हो जाती है। समझ रहे? उसके बाद क्या लिखता है आगे, फॉर द सम टाइम द बस मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कुछ समय के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ भी कितनी स्पीड है? ये 54 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के लिए कुछ लिखा है?
For a some time the bus move at constant velocity. Then driver notice an obstacle on the road. Obstacle दिखाई देता है उसे and press the brake. The bus come on the stop in a time interval of 5 seconds. अब ध्यान दो कि यहाँ पर इसके बाद अब ट्रैवल मान लो क्या नाम, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ये, इसके बाद लिखा हुआ है ब्रेक अप्लाई करते हैं और 5 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जाती है उसकी, रुक जाती है, क्या हुआ है, रुक जाती है। ठीक है, ब्रेक अप्लाइड करने के बाद स्पीड क्या हो जाती है उसकी, 0 हो जाती है। अब लिखा हुआ है आगे, द बस कम टू स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन इन द 2 टाइम इंटरवल व्हेन द एक्सीलरेशन और व्हेन द ब्रेक्स आर प्रेस्ड। तो ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर थी, समझ रहे हो। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, याद है, 5/, क्योंकि 36 मल्टीप्लाई किलोमीटर को 1000 मीटर में बदलेंगे 1000 आएगा, आवर्स को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ कट गए, ये 5 इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, तो 5/18 बन जाती है। 18 से डिवाइड करोगे 2 आ गया, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी इनिशियल वाली। हाँ, फाइनल कितनी है, कितनी हो जाती है, 54। यहाँ से पहले 36 थी, फिर 54 हुई। एक्सीलरेशन कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई कितनी, 5 में 18 3 दा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ, टाइम कितना लगा इसे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड है, 5 है, 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन में t। तो एज इक्वल कितना आ गया, v कितना है, 15 माइनस कितना, 10, टाइम कितना हो गया, तो कितना आ गया, ए की वैल्यू 5/10, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका। अब ड्यूरिंग प्रेसिंग ब्रेक अप्लाइंग, जब ब्रेक अप्लाइड कर रहे थे तो अप्लाइड से पहले स्पीड क्या थी, तो ये अब आपकी इनिशियल स्पीड मानी जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दूसरा केस बन गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हो। तो अब इसकी कितनी हो जाएगी, कितने, 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, क्योंकि ब्रेक अप्लाइड करने पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हुई, 5 सेकंड के अंदर। तो आप क्या निकालोगे, एज इक्वल v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, कितनी हो गई, माइनस 0 माइनस 15 अपॉन में एज इक्वल आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन किस में आ सकता है आपका, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो आगे, जब भी एक्सेलरेशन के ऊपर माइनस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब भी स्पीड डिक्रीज होती है तो उस समय पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी
डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी इट इज़ द जस्ट नेगेटिव ऑफ द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या माना जाएगा, ये नेगेटिव माना जाएगा। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो बताओ स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी? रुक जाएगी ऊपर जाके, तो स्पेस तो थोड़ी बाहर चली जाएगी, उसके बाद नीचे गिरना शुरू कर देगी। तो हमने कुछ स्पीड से ऊपर फेंकी तो शुरू में स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होती गई, उसकी स्पीड कम होती गई। तो उस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस में, अगर गिवन हो आपको तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर किसी की वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपको एक्सीलरेशन किस में लेना है, माइनस में लेना है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन किस में लेना है, आपको प्लस में लेना है। ये बात ध्यान रखना। अगर गिवन हो एक्सीलरेशन तो उस केस में निकालना हो तो अपने आप पता चल जाएगा माइनस में या प्लस में आएगा, लेकिन अगर गिवन हो तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि स्पीड कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है उसकी। ठीक है, उसके बाद आगे एक एग्जांपल और दे रखा है इसके अंदर, उसके बाद सीधा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा अपना। ठीक है, ये देखो, एज वी लर्नड अर्लियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट टेक अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सीधे ही जाएगी ऑब्वियसली, नीचे जाएगी तो जिगजैग पाथ से तो जाएगी नहीं। तो अब लिखा है वाइल कमिंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज एज शाउन इन द फिगर 4.10। नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि फेंकते ऊपर तो डिक्रीज होती है, नीचे आती है तो बढ़ती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ साउंड सेकंड। इज द एक्सीलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द इंटरवल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। पहली बार डायरेक्शन तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी क्या है, नीचे की तरफ खिंच रही है, नीचे की तरफ खिंच रही है, यानी जिधर खिंच रही है उधर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई इसकी। लेकिन हम अलग अलग इंटरवल पर वो कैसे निकालेंगे इसका एक्सीलरेशन, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरा टाइम इंटरवल कितना कितना है अलग अलग। जैसे पहले केस देखो, इधर आ जाते ना, उधर क्यों चले गए तुम, तो इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इधर बुक लेके आया करो भाई, ज़रूरी है बुक। जो तुम्हें पता है बड़ी मुश्किल से तो बुक मिल रही है, वो भी लेके नहीं आते तुम। अब देखो ग्राफ के अंदर, ग्राफ में क्या लिखा है, पहले में u कितना है, 0, टाइम भी क्या है, और फिर v कितना हो गया 9.8, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में हुआ है ना। तो a इज इक्वल क्या आएगा, क्या आएगा एक्सीलरेशन, भाई ऊपर से नीचे है, यहाँ पर u 0 है और t भी क्या है 0। इस पॉइंट पर v कितना है 9.8, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो a इज इक्वल क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी, यानी 9.8 माइनस 0.1 कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है कितना, कितना है आगे, पहले 9.8 थी, अब दूसरा पॉइंट कितना है 19.86 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, कितना टाइम, 2 सेकंड। तो अब आप कैसे निकालेंगे कि जैसे ये v1 है, ये v2 है, ऐसे मान लो, तो एक्सीलरेशन v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ये t1 ये t2। ठीक है ना। तो क्या आएगा 19 माइनस 0.6 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 9.8 डिवाइड बाई 1 कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको इनिशियल वेलोसिटी, इसको फाइनल से भी हिसाब से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, शांत।
तो इस तरह से आप ये वाला पूरा एग्जाम्पल करके लाना। अगली बार जब आओगे तो ग्राफिकल सारी चीज़ें कराएंगे हम इसमें, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। और फिर मेन हमारा टारगेट इसलिए मैंने स्टार्ट कराया है कि जो पीछे वाले क्वेश्चन है इसके वो मेन करने हैं।